अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो कि बागों का शहर है और अपने बागात की वजह से मशहूर है, अपने खानों की वजह से मशहूर है और इसको ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। अब ये बागों का शहर लाहौर जो है सूबाई दारुल हुकूमत अब जराइम का शहर भी बनता जा रहा है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ होने वाले जराइम, डकैती, अगवा, इस तरह के वाक़यात में रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर भी हैं, इनका ताल्लुक़ है लाहौर से और गुज़श्ता जो 5 सालों से कहा जाए कि ये क्राइम की बीट कर रहे हैं और क्राइम की से वाबस्ता ख़बरों पर एक ख़ासी ग्रिप रखते हैं। जाबिर वक़ास से हम बात करेंगे और गुज़श्ता हफ़्ते में होने वाले 1-2 वाक़यात ऐसे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। जैसे थाना चूंग की हदूद में 15 साल बाद बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। पसंद की शादी, इस पर भी बात करेंगे। और रावी में सर कटी हुई एक खातून की लाश बरामद होती है, उस पर भी हम आज जाबिर वक़ास से बात करेंगे। जाबिर वक़ास, आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताएं कि लाहौर शहर जो बागों का शहर था अब ये जराइम का शहर बनता जा रहा है। देखें, उसमें बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का, और फिर उसके बाद रिपोर्ट होना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये जराइम उसी तरह हो रहे थे जो आपकी आबादी ज़्यादा होती है। तकरीबन 27 मुल्कों से ज़्यादा बड़ी आबादी वाला शहर लाहौर है और इस शहर में जराइम जो हैं वो उसी तनासुब से बढ़ते जा रहे हैं। वो कि इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। इसके ऊपर जो साफ तौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देने की ज़रूरत है ताकि जो गली मोहल्लों के लड़ाई झगड़े हैं उस तरह क्राइम को रोका जा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जिस तरह की हमने अभी अपने शुरू में बात की है कि एक सरकटी लाश का मिलना और इस तरह दीगर चीज़ें, तो लाहौर से नामालूम अफराद की बहुत सारी लाशें मिल चुकी हैं जो कि दुश्मनी की वजह से और गैरत के नाम पर जो है वो मार दिया जाता है। अब अगर आप वो बात कर रहे हैं उस खातून की, तो वो भी जो अभी तक की मेरी फैक्ट एंड फाइंडिंग है, जो हमारा माजी में मुख्तलिफ इस तरह के केसेस को जो है वो रिपोर्ट करने का मामला है, तो उसमें हमने यही देखा है कि ये इस तरह के मामला तब पेश आते हैं या तो किसी खातून का लड़के के साथ कोई मामला हैं और वो उनमें कोई जो है वो नाराज़गी आ गई है, या फिर गैरत के नाम पर जो है वो इस तरह का मामला पेश आता है। अमूमी तौर पर चूँकि अगर आपके कोई लड़ाई झगड़ा कोई जायदाद के मामले पर है या किसी और चीज़ पर, तो वो मर्द के साथ होगा। बहुत कम होता है कि आप किसी खातून की जान लेते हैं। खातून की जान अमूमी तौर पे सिर्फ इसी वजह से होती है कि कहीं पे पैसों का मसला है, कहीं पे जो है वो ज़ाती रंजिश है, कोई गैरत का मसला है, तो वो उसके ऊपर जाबिर क्या समझते हैं, खातून एक आसान हदफ है इसलिए उसको टारगेट कर दिया जाता है? देखिए, खातून इसलिए आसान हदफ है कि वो एक तो बहकावे में आ जाती है आपके। जो मर्द हैं वो अगर कोई उसको भगा कर ले आया है तो वो फिर आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, वो आपके करीब तरीन है, उसको आप किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकते हैं। वो अमूमी तौर पे अपना ताल्लुक़, अगर वो आपके साथ दोस्ती के ताल्लुक़ में, तो वो चाहती है कि वो दोस्ती का ताल्लुक़ जो वो निकाह तक चला जाए, तो उसमें आपकी शायद वो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी जो है वो बर्दाश्त कर रही होती है, तो उस वजह से भी ये मामला हो जाता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर शादीशुदा खातून आसान हदफ से मुराद ये है कि अगर बच्ची को या खातून को जायदाद देना है या कोई आपसी लड़ाई है या कोई दुश्मनी है, तो उस दूसरे घर की खातून को टारगेट कर दिया जाना इस लिहाज से भी तो आसान हदफ है कि लोग मर्दों पर अटैक करने की बजाय ख़वातीन पर अटैक करते हैं। नहीं, ये असल में ये आसान हदफ तो हर एक शख्स ही है। आपने अगर आप किसी ने किसी को मारना है और उसका जुनून तारी हो गया है तो वो उसने किसी को भी मार ही देना है। लेकिन मसला ये है कि ख़वातीन जो हैं वो एक्चुअली वो दूसरे बंदे को ज़िक पहुंचाने के लिए उसको एक, क्योंकि हम लोग अपने मशरकी रवायात के जो आमिल लोग होते हैं वो उसमें जो है वो ख़वातीन के साथ कोई छेड़छाड़ भी हो जाए तो उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्से से देखा जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें जज्बात हावी हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप किसी की खातून के साथ, किसी घर की बेटी, माँ, बहन के साथ कुछ इस तरह का मामला करते हैं तो वो असल में आप उसको एक बहुत कमीनगी की आखिरी हद तक जो है ना वो उसको ज़िक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस वजह से आप उसको टारगेट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह अभी आपने चूंग का केस की बात की, तो वो उसमें ये था मामला कि वो एक खातून जो है वो बच्ची असल में उस जो पकड़ा गया है अब मोहम्मद सदीक 15 साल बाद उस कत्ल में, ये उसकी स्टूडेंट थी और ये तब 26-27 साल का शख्स था और तब 4 बच्चों का बाप था।
चार उस वक्त जब शादी हुई, 4 बच्चों का ये बाप था और ये गवर्नमेंट टीचर था और ये पढ़ाता था फैसलाबाद में। और ये इसकी स्टूडेंट ही थी? ये इसकी स्टूडेंट ये थी, स्टूडेंट ये और इसकी बड़ी बहन दोनों उसके पास पढ़ने आती थी। तो इसकी अक्सर अपने जो पहली बेगम थी जिससे इसके 4 बच्चे हैं, उससे लड़ाई झगड़ा रहता था इस बात पे कि ये जो है वो बच्चियों को घर में बुलाता था पढ़ाने के लिए। और उसका ये कहना था अपने जो पहली बेगम को, उसने ये कहता था कि चूँकि अमूमी तौर पर बच्चे जो हैं वो अकेडमीज़ वगैरह में चले जाते हैं, तो घर में सिर्फ पढ़ने के लिए बच्चियाँ वगैरह आती हैं, तो जो है ना वो फिर हमें स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मुझे पढ़ाने दिया जाए ये वो। बहरहाल उसको कुछ शक सा था इस पे ऊपर, बहरहाल वो इस तरह चलता रहा। तो एक रोज़ ये हुआ जो फैक्ट एंड फाइंडिंग पुलिस की हैं, जो मेरी अपने इन्वेस्टिगेशन ज़राए से बात हुई है, क्योंकि वो शख्स नहीं मानता। वो कहता है कि जी मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था और हम सिर्फ सर्दियों के दिन थे, तो इसलिए वो रज़ाई जो मैंने ली हुई थी वही रज़ाई उसको दी हुई थी टांगों के ऊपर। लेकिन जो दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन ज़राए से मुझे पता चला कि ये अपनी उस स्टूडेंट जिससे बाद में से शादी की है उसके साथ उस वक्त गलत फेल कर रहा था, जिस वक्त उसकी पहली बीवी उस कमरे में चली गई और उसने वहाँ पे उनको करते हुए देख लिया। बहरहाल चूंकि उस वक्त उस बच्ची के साथ निकाह हुआ था या नहीं, वो सिर्फ उसके बाद पढ़ने आती थी और 14-15 साल उसकी एज थी। अब वो बात ये थी कि वो फिर जब ये हो गया मामला, उसकी अपने बेगम से लड़ाई होना शुरू हो गई है वो। फिर इसने उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए कि चलो ये औरत है, इससे मेरे 4 बच्चे हैं तो ये वापस मेरे पास आएगी, इसने पहले डराने के लिए क्या किया कि उनको घर छोड़ के आया, उसके वालिदैन के घर। जब उसने स्टैंड ले लिया तो उसने तलाक भी भेज दी उनके घर, पहली बीवी को। फिर बहरहाल वो उनके कुछ बुजुर्ग आपस में बैठे, क्योंकि इनके भी घर वाले काफ़ी शरीफ थे, वैसे मौजन के बेटे हैं ये मोहम्मद सदीक साहब जिन्होंने अपनी कत्ल की है। तो इन्होंने ये किया कि उसके बाद जो उनके जो आपस में मामला तय करने के लिए अपनी पहली बीवी का हलाला करवाया। हलाला करवाने के बाद दोबारा शादी की पहली बीवी से और फिर उसके बाद वो 2006 तक इनके पास रही, 2005-06 तक। उसमें दोबारा वो इनका मामला रहा। इसको शक था कि ये इस तरह के मामला करते हैं। असल में तो जो मेरी फैक्ट एंड फाइंडिंग है कि इस तरह का जुनूनी या इस तरह का जो जिनसी मरीज होता है वो चाहता है कि उसको वो जो है नया शिकार मिलता रहे, और दूसरा जो है ना वो घर वाले पूछे ना, अगर इस तरह का मामला घर में उसने रवा रखा हुआ था तो वो सरफे नज़र किया जाए उसकी बेगम की तरफ से। बहरहाल जिसके अपने घर में बेटी भी हो और बच्चे भी हों तो वो उसमें तो वो औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उसने 2006 में से तलाक ले ली, फाइनल तलाक हो गई। फिर जाहिर है कि वो उनके घर वालों को रंज था इस बात का कि हमारी बेटी के साथ इसने ये मामला किया। उसने हलाला भी करवाया, फिर भी छोड़ दिया, और 4 बच्चे भी हैं। तो वो दूसरी दफ़ा तलाक लड़की ने खुला के जरिए ली थी या फिर मर्द ने ही दी थी? इन्होंने खुद ही दी थी, लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद तलाक दे दी। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये जब चले गए तो वो उसके जो साला था और उसका जो उसकी सास है, उन्होंने जाहिर है कि इससे पूछ-गुछ या इससे थोड़ा सा वो गुस्से में रहते थे और इसमें अनबन होती रही तलाक के बाद। तो इसने क्या किया कि इसने वही स्टूडेंट जिसका ये अफेयर था, मामला था, तब उसकी मेरा 16 साल उम्र हो चुकी थी, तो उसको लेके जो है ये आ गया, शादी कर ली और उसके बाद ये लेके यहाँ पे आ गया लाहौर में, और 1-2 जगह में निचली रहाइश रखी। फिर उसके बाद ये चूंग चला गया, चूंग में जाके इसने रिहाइश रखी और वहाँ पे प्राइवेट टीचिंग करना शुरू कर दी। वो जो बच्चे थे 4 वो इन्होंने अपनी बेगम से ले लिए। वो बच्चों को ना इसके वालिदैन के घर में मौजूद थे। फिर उसके बाद क्या इसका बकौल इस मुलज़म का कि मैंने चूंकि इसको इसलिए मारा है कि ये इसने मुझे पहले कहा कि वो बच्चे मेरे पास ले आए, मैं बच्चों के साथ आना चाहती हूँ, ये वो कहता मैं अपने बच्चे ले आया इसके लिए, मैं अपने गांव से बच्चे उठा के लाया, ये वो मैं उसको स्कूल भी छोड़ने जाता था, सारा कुछ करता था। लेकिन ये मुझे बच्चे बताते थे कि ये हमारे पे जो है ना हमें तंग करती है, गुस्सा करती है। वो सौतेली माँ थी और बहरहाल उसका ये कहना है कि ये फिर जो है ना वो प्रेग्नेंट हुई, तो फिर बाद में जो है वो अबॉर्शन हो गया। और जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने उस टाइम कहा कि बच्चों को छोड़ आएँ, वापस छोड़ आएँ, अब मैं इनको नहीं रखना चाहती है। उसने कहा जी मैं अब कैसे छोड़ाऊँ, ये मेरे बच्चे हैं, मैं अपने वालिदैन से पहले ही लेकर आया हूँ। तो फिर उसके बाद उस खातून ने जिसका ये मर्डर हुआ, तो बसुम शहजादी, वो मरहुमा जो है वो कहने लगे कि जी बकौल इस मुलज़िम के कि नहीं आप इनको छोड़ के आए। बहरहाल इस दौरान इसको अबॉर्शन हो गया। मैंने पूछा अबॉर्शन क्यों करवाया था, तो उसने कहा कि जी हमने इस वजह से कि वो अबॉर्शन करना पड़ा इसको बचाने के लिए। बहरहाल एक वो मामला हुआ, फिर वो बच्चे भी छोड़ आया दोबारा। फिर वो लड़ाई इस मामले पे रही कि मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से वापस चले गए हैं, ये वो बकौल मुलज़िम के कि ईद का दूसरा रोज़ था, बड़ी ईद का, और उस दौरान जो है वो लड़ाई हुई दोबारा। और मैंने इसका गला दबाया कि चलो ये डर जाएगी कि मैं गला दबा रहा हूँ तो ये डर जाएगी। लेकिन वो जो है ना वो गला दबाते दबाते एकदम जो है ना वो ज़्यादा हो गया और उसका सांस रुक गया। फिर कहता चूँकि वो उसकी डेथ हो गई
तो फिर मैंने अपना जुर्म छुपाने के लिए जो है ना वो उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए। वही सामान जो बकरा जिससे काटा था वही सामान निकाला उसने और वही इसने पीसेस बनाना शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने हर पार्ट के, टांगों के लैदा, ऊपर वाले पार्ट्स के लैदा, ऊपर धड़ के लैदा, सीने के लैदा, सर के लैदा पार्ट्स जो है वो काटे और उनके टुकड़े टुकड़े छोटे किए और उनको मुख्तलिफ जगह पे 7-8 जगहों पे फेंक के आया, मुख्तलिफ नालों में। उसको तदफीन नहीं किया? नहीं, उनको जो है वो मुख्तलिफ जगह फेंक के आया। कुछ जगह पे जहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड के पास, और फिर उसके बाद तो वहाँ पे वो फेंक आया ताकि वो उनमें ही डंप हो जाए और मिल जाए ताकि किसी को कोई सुराग ना मिले। फिर उसके बाद ये यहाँ से कुछ देर यहाँ रहा, 5-10 दिन या महीना, फिर उसके बाद यहाँ से ये चला गया। चूँकि वो पसंद की शादी थी तो वो पीछे से वो उनके वालिदैन भी कम ही आए और उनको पहले भी उसने कहा कि जी ये इनकी जो आपकी जो बच्ची है वो भाग गई है किसी के ये वो। अच्छा, तो ये पुलिस को कैसे पता लगा 15 साल बाद ये वाक़या सामने रूनुमा, मतलब यानी कि वाक़या तो पहले का हो चुका है लेकिन 15 साल बाद पुलिस ने इसका सुराग लगाया? सुराग कैसे लगा? पुलिस ने सुराग नहीं लगाया, एक्चुअली ये 15 साल चला गया ये। उसके बाद कराची जाके इससे कुछ हर्बल की कुछ चीज़ों का पता था तो इसने वहाँ पे एक मेडिसिन का वो हर्बल मेडिसिन का एक दवाखाना बना लिया, क्लिनिक कह लें। तो वहाँ पे ही इसके पास एक शख्स आना शुरू हुआ अपने इलाज के लिए, तो वो भी फैसलाबाद से ही ताल्लुक़ रखता था तो इस वजह से ज़्यादा लैक हो गई। तो उसने कहा कि जी आप अकेले ही हैं? जी हाँ जी मैं अकेला ही हूँ। और इस तरह मेरी एक बेगम थी और वो मैं छोड़ के चली गई। दूसरी बेगम के वाले से बताया इसने कि उसका बच्चा था, बच्चा ज़ाया हो गया और ये वो बहरहाल। तो उसने कहा जी आप फिर क्या करेंगे, आप इस तरह मर जाएंगे, आपको जो है वो कोई जनाजा दफनाएगा नहीं है वो, तो आपकी शादी करवाते हैं। तो बहरहाल वो दोनों मियाँ बीवी जो है दोबारा इसके पास आए से बकौल इसके जो तीसरी शादी हुई जिसके साथ अब ये रह रहा था उसके जो साले थे यानी वो खातून जो है उनके कहते हैं कि हम उस वक्त भी मना करते थे अपने वालिदैन को कि बड़ी उम्र का शख्स है, पता नहीं क्यों यहाँ रहता है, शादी ना करें। लेकिन वो बच्ची जो कि मदरसे में पढ़ती थी तब, वो भी कोई 17-18 साल की बच्ची है जिसकी शादी की, यानी कि तीसरा शिकार था। हाँ, वो 17-18 साल की बच्ची थी, वो आलमा थी और उसको जो है वो इसके साथ शादी कर दी गई, जिससे 3 बच्चे हैं अब इसके। ये पहले उधर रहता रहा कराची, फिर उसके बाद थोड़ी अरसा पहले ही ये वापस आके चुबुर्जी में रहना शुरू हुआ था और चुबुर्जी में इसने एक स्कूल में, इकरा स्कूल जो है वहाँ पे टीचिंग कर रहा था। चूँकि वो जो इसके ससुराल वाले थे वो भी फैसलाबाद से थे और कुछ वो जो जो इसकी बेगम जिसको इसने मार दिया था उसका जो बहनोई था वो कहीं इसको ढूंढता रहा था मुसलसल। लेकिन वो चूँकि रंजिश बहुत ज़्यादा होने की बना पे हम ये समझते हैं कि वो गला काट के जिस तरह सर काट के करना, ये असल में बहुत ज़्यादा कोई रंजिश, ज़ाती रंजिश जिसे कहते हैं ना, तो उस वजह से के इंतकाम में जिस तरह बहुत सारे शायद मर्डर ऐसे जो लड़ाई झगड़े में हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़या सामने आते हैं जिसमें शूटर जाता है तो शूटर को ये कहा जाता है कि वो प्रॉपर काम करके आएगा, वो गोलियां इतनी ज़्यादा मारी जाती हैं, या आप खुद कोई किसी से इंतकाम लेता है तो बहुत ज़्यादा फायर जो है वो किए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है उसमें एक समझ आ रहा होता है कि टारगेट है और टारगेट को कत्ल करना है। और इसी तरह जो गला काटना, सर काटना जो है वो एक ऐसा अमल है जो बताता है कि जो शख्स जिसने ये मकरूह फेल किया है, ये गंदा फेल किया है, वो शख्स असल में इस मामले में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, जो भी उनका आपस में रंजिश थी उसके ऊपर। आपने जाबिर वकास की गुफ्तगू सुनी है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, क्राइम रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर भी हैं। बड़े अफसोसनाक वाक़या हैं शहर लाहौर। मैंने जैसे शुरू में बात की, बागों का शहर था, खानों के हवाले से मशहूर था, अब जराइम के हवाले से ख़वातीन एक आसान हदफ है, खा वो जायदाद का मामला हो, खा कोई गैरत का कत्ल हो, ख़वातीन को आसान हदफ समझते हुए उनको टारगेट किया जाता है। हमने इस स्टोरी के अंदर, आज की रिपोर्ट के अंदर ये कोशिश की है कि शहर लाहौर में होने वाले जो 2 वाक़यात हैं रवां हफ्ते के दौरान वो आपको रिपोर्ट किए जाएं, बताए जाएं कि जैसे चोंग में रहने वाले सदीक नामी शख्स ने जो पेशे के एतबार से उस्ताद था, उसने अपनी तलबा के साथ पहले नाजायज़ ताल्लुकात बनाए, फिर अपनी बीवी को छोड़ा, फिर उसके साथ दोबारा हलाला के ज़रिए शादी की, फिर छोड़ दिया, फिर अपनी तालबा को जो है उसके साथ शादी की और फिर उसको रंजिश की वजह से, आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से उसको कत्ल करके, टुकड़े करके मुख्तलिफ़ जगह पर फेंक के एक नए शहर में आबाद हो गया। बिलाखिर जुर्म जो है, जुर्म पकड़ा ही जाता है और उसकी जो है उसको पकड़ लिया गया और दौरान तफ्तीश उसने इस बात का इजहार किया कि उसने अपनी बीवी को किस तरह बेरहमी से कत्ल किया था। और इसके साथ साथ शादरा के करीब दरियाए रावी में एक लाश बरामद हुई जो सरकटी लाश थी।
अभी तो उसकी शनाख्त होना बाकी है, पोस्टमार्टम कर रहे हैं और अभी तक जो है वो पता नहीं लग सका कि वो लड़की कौन है, उसका ताल्लुक़ कहाँ से है और ये क्या मामला है। इस रिपोर्ट के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौड़ को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।